नमस्कार स्टूडेंट्स। आज के हमारे सेशन में हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, चर्चा करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जितने रूल हमने पढ़ लिए उससे आगे, तो एक बार जो हमने पहले पढ़ लिया उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं ताकि निरंतरता बनी रहे, आप जुड़े रहें कि पहले क्या पढ़ा था और अब उससे आगे क्या पढ़ रहे हैं। तो अगर हम बात करें कल के सेशन की, तो स्टूडेंट्स कल के सेशन में हमने लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था कि जैसे कुछ फिक्स फ्रेजेस थे जो नंबर और क्वांटिटी बताने वाले थे, जैसे ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए नंबर ऑफ, इसके बाद में जैसे सम ऑफ, हाफ ऑफ, क्वार्टर ऑफ, फिर 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, मैस ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, ए वेराइटी ऑफ, ए नंबर ऑफ, ठीक है ऐसे। तो लास्ट में हमने लिखा था ए नंबर, ए परसेंटेज और ए वेराइटी। अब मैंने आपको एक शॉर्ट और बिल्कुल इजी पॉइंट बताया था कि ए वेराइटी, ए नंबर और ए परसेंटेज, इसमें सिर्फ एक ही जगह द करते ही यह नियम है वो फेल हो जाएगा और एक नया नियम मिलेगा। वो था कि सिंगुलर वर्ब आएगी हमेशा, चाहे ऑफ के बाद में शब्द जो है वो सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे। ये तो हमारे कल तक की क्लास का मैटर है, यानी कि कल हमने लास्ट यहाँ डिस्कस किया था। अब आज देखिए उससे आगे का पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास में हम पहला रूल डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। देखिए टॉपिक हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, सभी को पता है। तो देखिए यहाँ पे हम उससे आगे का रूल डिस्कस करते हैं बिल्कुल इजी वे में। कहीं पे भी आपको पैनिक होने की या फिर थोड़े से स्ट्रेस में आने की जरूरत नहीं है, अच्छे से रूल समझ में आएंगे, बस थोड़ा सा आपको सचेत और सजग रहना है। तो देखिए यहाँ पे हम बात कर लें आज का फर्स्ट रूल कौन सा है उसकी। तो आज का फर्स्ट रूल है स्टूडेंट्स कि आपको जो सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया जाए, देखिए इधर हम चर्चा कर रहे हैं सब्जेक्ट की कि हमें आपको सब्जेक्ट पता चलना चाहिए सिंगुलर है या प्लूरल। अब मैं आपसे कह रहा हूं आपको ये जो सब्जेक्ट दिया जाता है यह सब्जेक्ट इस पैटर्न का है जिस पैटर्न का मैं लिख रहा हूं। कौन से पैटर्न का? देखिए अगर पहले आ जाए नाउन, फिर इसके बाद आ जाए PREP, ये शॉर्ट फॉर्म है प्रीपोजिशन शब्द, आपने सबने सुना होगा, तो नाउन प्रीपोजिशन। फिर इसके बाद में देखिए नाउन आ जाए, फिर इसके बाद में प्रीपोजिशन आ जाए, फिर इसके बाद में नाउन आ जाए, ठीक है। ऐसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा कर्ता लिख दिया जाए, ठीक है। तो अब किसके अनुसार क्रिया लगाएं, 1, 2, 3 या बहुत ज्यादा हो, तो आपको क्या करना है? देखिए बिल्कुल भी अगर ऐसा आपको कर्ता मिलता है तो देखने में आपको जैसे बहुत बड़ा लग रहा होगा, बहुत दिक्कत आ रही होगी। मान लीजिए जैसे एक बार देखना, ये हमारा पैटर्न है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, मैं इसका एक उदाहरण लिखता हूं। जैसे आपको प्रश्न परीक्षा में ऐसे दे दिया, जैसे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कंज्यूमर इन ऑल द कंट्रीज। देखिए अब ये जो मैंने लिखा है ये सारा वाक्य का सिर्फ कर्ता है। अगर आपको भी परीक्षा में ऐसा मिल जाए तो हम फिर क्या करते हैं, तुक्का लगाते हैं। हमें तुक्का नहीं लगाना, देखिए, और इसको इतना बड़ा देख करके घबराना भी नहीं है। आपने कहावत तो सुनी होगी, हाथी जिसमें बहुत बड़ी शक्ति होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है, कई बार चींटी उसका मर्डर कर देती है। तो यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है कि इतना बड़ा कर्ता आ गया तो अब किसके अनुसार क्रिया आएगी। मैं इसमें आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूं, बताते ही आपको समझ में आ जाएगा और आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। क्या? देखिए अगर इस प्रकार का कर्ता या सब्जेक्ट आपको परीक्षा में दिया जाता है तो आपको करना क्या है? पहला प्रीपोजिशन पकड़ लीजिए। किसको फिक्स करना है? फर्स्ट प्रीपोजिशन को। उसके ठीक पहले जो शब्द है वैसी क्रिया लगा दो। फर्स्ट प्रीपोजिशन से पहले जैसा शब्द वैसी क्रिया। तो लो एक सेकंड तो नहीं, 30 सेकंड में आपको समझ में आ गया होगा इसका उत्तर
कि जब नाउन प्रीपोजिशन नाउन ऐसे शब्द दिए हुए हों तो फर्स्ट प्रीपोजिशन से ठीक पहले जैसा शब्द वैसी क्रिया। तो देखिए इस एग्जाम्पल को हम बाद में, यानी कि इसका उत्तर आप ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। सिर्फ अब मैं आपको पॉइंट बता देता हूं कि आपके वाक्य का कर्ता नाउन प्रीपोजिशन फिर नाउन फिर प्रीपोजिशन फिर नाउन हो तो आपको कौन से को कर्ता मानना है और कैसा मानना है। तो इसके लिए मैंने आपको अभी बताया। क्या याद रखना है स्टूडेंट्स? देखिए क्या याद रखोगे बताइए। फर्स्ट प्रीपोजिशन से ठीक पहले जैसा शब्द वैसी क्रिया। फर्स्ट प्रीपोजिशन से ठीक पहले जैसा शब्द वैसी क्रिया। अब जैसा शब्द का मतलब, मान लीजिए आपका शब्द जो है ए पॉइंट सिंगुलर है तो आपकी क्रिया भी क्या हो जाएगी दोस्तों? सिंगुलर। अगर मान लीजिए प्रीपोजिशन से पहला शब्द क्या है? सिंगुलर, तो क्रिया भी सिंगुलर। एक बात। दूसरा, यदि ये शब्द प्लूरल है तो आपकी क्रिया भी क्या आ जाएगी? प्लूरल। नियम समझ में आ गया होगा। ऐसा कर्ता दे दिया जाए जिसमें नाउन प्रीपोजिशन, तो क्रिया, कंफ्यूज नहीं होना है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। छोटा सा पॉइंट याद रखिए, फर्स्ट प्रीपोजिशन से ठीक पहले जैसा शब्द वैसी क्रिया। जैसा शब्द का मतलब सिंगुलर शब्द सिंगुलर क्रिया, प्लूरल शब्द प्लूरल क्रिया। चलिए अब मैं आपको एग्जाम्पल लिखा देता हूं, बिल्कुल कंफर्म क्लियर हो जाएगा, किसी से गलती नहीं होगी, अच्छे से सुनोगे और ध्यान दोगे तो। देखिए जैसे अभी जो हमने सेंटेंस लिखा, इस सेंटेंस में वर्ब पूछी जाए तो एक बार फिर से लिख देता हूं मैं। देखिए अब एग्जाम्पल नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे देखिए, द कॉस्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ कंज्यूमर्स इन, देखिए यहां ई नहीं है, ये सी है, सी, ठीक है। कंज्यूमर्स इन ऑल द कंट्रीज फुल स्टॉप। अब मान लीजिए ये इतना बड़ा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, लेकिन अब डरोगे नहीं आप, आपको पता चल गया। देखिए ये पहला प्रीपोजिशन, ये दूसरा प्रीपोजिशन, ये तीसरा प्रीपोजिशन, ठीक है। तो अपने को पहले से ही मतलब है, पहला प्रीपोजिशन ये है जी। इससे पहले शब्द कौन सा है? कॉस्ट। तो चलिए बताइए, कॉस्ट सिंगुलर या प्लूरल? कॉस्ट यानी कीमत, और कॉस्ट्स कीमतें। तो कॉस्ट जो है आपको बोलने से पता चल रहा होगा कैसा है? सिंगुलर। अब मैं आपको ऑप्शन दे दूं दो, तो आप उत्तर बता देंगे आसानी से। ए ऑप्शन जैसे इज इंक्रीज्ड, या बी ऑप्शन दे दूं आर इंक्रीज्ड। तो देखिए दोस्तों, सीधा सा रूल था, फर्स्ट प्रीपोजिशन है ऑफ, जिससे पहले शब्द लिखा हुआ है कॉस्ट, लिखा हुआ है क्या? अब कॉस्ट जो है वो सिंगुलर है, पता चल गया, शब्द सिंगुलर तो कर्ता कैसा हो गया? सिंगुलर, क्रिया भी क्या आएगी? सिंगुलर। अब देखिए इंक्रीज्ड को तो छोड़ दीजिए, ये तो ना तो सिंगुलर है ना प्लूरल है। इससे पहले इज और आर, तो आर जो है यार क्या है? प्लूरल, और इज क्या है दोस्तों? सिंगुलर। तो कंफर्म हो गया, तो आंसर आ जाएगा इज इंक्रीज्ड। क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन। उत्तर कहा था ना आप ही दोगे, तो आप ही दोगे, आराम से दोगे, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे देखिए, द कमेंट्स या द कैप्टेन्स कमेंट्स
in the newspaper on the preparation of the test matches of the test matches for present test tour। देखिए ये वाक्य का कर्ता ही है, पर अब डर किस बात का, हमने बताया ना अभी, कभी गलती नहीं होगा ऐसा रामबाण फार्मूला है। जब नाउन प्रीपोजिशन बहुत सारे मिल जाएं, अब देखिए कोई कप्तान के अनुसार लगाएगा, कोई कमेंट्स के अनुसार लगाएगा। अब आपको तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है। पहला प्रीपोजिशन देख लीजिए कहां आया, इन पहला प्रीपोजिशन, फिर द न्यूज़पेपर ऑन दूसरा प्रीपोजिशन, तीसरा ये फिर आ गया यहां पे चौथा। अपने को तो पहले की जरूरत है, बाकी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये आपके लिए बेकार चीज है। और स्पेशली रिट वाले स्टूडेंट्स के लिए तो, क्योंकि आपको सब्जेक्ट देगा और डायरेक्ट क्या पूछेगा, वर्ब। सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल, सिर्फ आपको इतना जानना है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, हमने अभी एक बात कही थी, पहला प्रीपोजिशन जो है उससे ठीक पहले जैसा शब्द वैसी क्रिया। तो यहां फर्स्ट प्रीपोजिशन कौन सा है, इन। इससे ठीक पहले शब्द कौन सा है, कमेंट्स। क्या है, कमेंट्स। एक तो होता है कमेंट और एक होता है कमेंट्स। तो सबको दिमाग में पता चल गया होगा कैसा शब्द है, सिंगुलर या प्लूरल। तो आंसर आ जाएगा आपका कैसा शब्द है, प्लूरल। प्लूरल शब्द है तो क्रिया भी कैसी चाहिए, प्लूरल। तो अब यहां मैं खाली छोड़ दूं और कहूं कौन सी क्रिया आएगी, ठीक है। और यहां वर्ड लिख दिया हाईली। देखिए अब अगर ऐसा सेंटेंस आ जाता है तो कंफ्यूज नहीं होंगे। जिन्होंने भी सुन लिया है ध्यान से, मात्र 1 मिनट 30 सेकंड का पॉइंट यदि आपको याद हो गया है। पॉइंट था दोस्तों, फर्स्ट प्रीपोजिशन से ठीक पहले जैसा शब्द वैसी क्रिया। तो प्रीपोजिशन से ठीक पहले यहां शब्द है कमेंट्स, जो कि क्या है, प्लूरल। तो क्रिया क्या आएगी, प्लूरल। कंफर्म हो गया ना। अब जैसे 2 ऑप्शन दे दिए जाएं आपको, एक दे दिया जाए हैव प्रेज्ड, ठीक है, और एक दे दिया जाए बी हैज प्रेज्ड। आंसर बता दीजिए, कैसा सब्जेक्ट है, कमेंट्स, प्लूरल। क्रिया कैसी आ जाएगी, हैव प्रेज्ड, क्योंकि हैज तो क्या होता है, सिंगुलर। क्लियर स्टूडेंट्स। चलो और एग्जाम्पल बताता हूं। देखिए नंबर 3, देखिए द पीपल ऑफ आवर विलेज ब्लैंक अब देखिए छोटा लिखा है, यहां तो दिक्कत ही नहीं आएगी। तो ये जो है ऑफ पहला प्रीपोजिशन आ रहा है, इससे ठीक पहले शब्द देखो क्या दिया हुआ है, पीपल। तो ये शब्द कैसा है, प्लूरल। याद रखो ये हमेशा प्लूरल शब्द है, कौन, पीपल। इसका जो सिंगुलर है वो होता है पर्सन। तो याद रखें, जैसे हमने लिखा सिंगुलर PERSON, ये सिंगुलर है, और इसका प्लूरल यानी कि बहुवचन होता है PEOPLE, और इसको कहते हैं अनमार्क्ड प्लूरल। अनमार्क्ड प्लूरल। इनवेरिएबल प्लूरल। जो सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड एज ए इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो तो ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन काफी बार पूछे हुए हैं। ऐसे जो वर्ड हैं इनको कहा गया है अनमार्क्ड प्लूरल या इनवेरिएबल प्लूरल्स।
इनवेरिएबल प्लूरल्स। तो यहां पे देखिए द पीपल ऑफ, तो ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर होता है पर्सन और इसका प्लूरल होता है, तो ये पीपल वर्ड क्या है स्टूडेंट्स, प्लूरल। अब यहां आपको जो क्रिया पूछी गई, इस क्रिया में आपको कैसी वर्ब चाहिएगी, प्लूरल वर्ब चाहिएगी। तो यहां मान लीजिए मैंने लिख दिया इज या लिख दिया बी आर, तो उत्तर बताइए क्या आएगा स्टूडेंट्स, आर आ जाएगा। फिर जैसे और एग्जाम्पल लिखे, मान लीजिए जैसे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल बताता हूं इसके बाद, द कंडोलेंस मैसेज वर the condolence message received on the death of Mr. Patel his greatness highly। देखिए ये सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट बहुत सारा बड़ा सारा है, एक दो शब्दों का नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 30 सेकंड का फार्मूला लगाइए। सबसे पहले जो प्रीपोजिशन आ गया ऑन, देखिए वर रिसीव्ड को एक बार हटा देते हैं यहां से, ये नहीं लिखना है, ठीक है। द कंडोलेंस मैसेज ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर पटेल ऑफ हिज ग्रेटनेस हाईली। तो यहां पे देखिए बात, यहां आंसर कौन सा है, तो इस ऑन से पहले जो वर्ड है उसको देखिए, जैसा शब्द वैसी क्रिया। मैसेज प्लूरल है, प्लूरल है तो यहां पे क्रिया कैसी आ जाएगी स्टूडेंट्स, प्लूरल। सभी को पता चल गया कैसी क्रिया आ जाएगी, प्लूरल वर्ब आ जाएगी। तो जैसे मान लीजिए यहां ऑप्शन होता आर स्पीकिंग और दूसरा होता इज स्पीकिंग, तो आंसर बताइए कैसा शब्द है मैसेज, प्लूरल। तो यहां आंसर आ जाएगा और आर स्पीकिंग, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट रूल डिस्कस करते हैं। तो रूल को एक बार फिर से शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूं। किसी भी साथी को अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें नाउन प्रीपोजिशन, नाउन प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन जानते ना, इन, ऑन, एट, ठीक है, फॉर, विद, बिटवीन, बिफोर, बिसाइड्स, ऐसे शब्द प्रीपोजिशन होते हैं। तो ये आ जाए, फिर नाउन आ जाए, फिर प्रीपोजिशन आ जाए, फिर नाउन आ जाए, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूज नहीं, फर्स्ट प्रीपोजिशन को पकड़ लें। उससे ठीक पहले जैसा शब्द वैसी क्रिया। यदि शब्द सिंगुलर है तो क्रिया भी कैसी आ जाएगी, सिंगुलर। चलिए अब इससे आगे पॉइंट डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। इससे आगे रूल नंबर 2 आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं। तो इधर देखिए आज का हमारा रूल नंबर 2 या पॉइंट नंबर 2 बहुत इजी। अब देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपको जो क्वेश्चन दिया गया, उस क्वेश्चन में या प्रश्न में आपका जो सब्जेक्ट है वो अब मैं बताने जा रहा हूं उस पैटर्न का है। किस पैटर्न का है, देखिए जैसे उसका पैटर्न है कि एक नाउन आ गया जी, फिर उसके बाद में एक प्रीपोजिशन आ गया जी, और फिर उसके बाद एक नाउन आ गया, बस इतनी बार रिपीट हुआ। एक दो नाउन है, उनके बीच में क्या आ गया, प्रीपोजिशन आ गया। अब देखिए बात समझिए, ये जो पहला नाउन है ये, और ये जो दूसरा नाउन है, ये एक ही शब्द दो बार लिखा गया, यानी सेम वर्ड रिपीट सेकंड टाइम, या एक ही शब्द
एक ही शब्द दो बार, एक ही शब्द दो बार लिखा गया, एक ही शब्द को क्या किया गया, दो बार लिखा गया, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपका वाक्य का कर्ता या आपके प्रश्न का कर्ता इस प्रकार का है कि एक नाउन आ जाए, फिर प्रीपोजिशन आ जाए, फिर उसी नाउन को क्या करें हम दोबारा लिख दें, तो याद रखें इसको आपको हमेशा मानना है स्टूडेंट्स सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट मानेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट। क्लियर। अगर एक ही शब्द दो बार लिखें, जैसे देखिए उदाहरण के लिए मैं आपको कुछ वर्ड लिख करके बताता हूं। जैसे एक पॉइंट बताता हूं आपको, आपके मोहल्ले पड़ोस में, अड़ोस पड़ोस में या घर में शादी हुई होगी जरूर किसी ना किसी की। अगर मान लीजिए दुल्हन आई है, तो दुल्हन के पहुंचते ही कुछ समय बाद मोहल्ले पड़ोस की महिलाएं एकत्रित होना चालू कर देती हैं। अपने हाथ में कोई 10 रुपए, कोई 50 रुपए, कोई 20 रुपए का नोट लाती है, चेहरा देखती है और दुल्हन को दे देती है, ठीक है। तो हम कहेंगे और एक औरत के बाद या एक महिला के बाद दूसरी महिला, एक महिला के बाद दूसरी महिला, यानी एक के बाद एक, ठीक है ना। तो यहां देखिए आपको ध्यान रखना है वुमेन आफ्टर वुमेन हो गया, महिला के बाद महिला। जैसे देखिए इधर बोर्ड पे मैंने उदाहरण लिख दिया, जैसे वुमन आफ्टर वुमन, वुमन आफ्टर वुमन। फिर जैसे बॉय आफ्टर बॉय, बॉय आफ्टर बॉय। जैसे शिप आफ्टर शिप, शिप आफ्टर शिप। देखो खास बात क्या है कि एक ही शब्द को हमने कितनी बार लिखा, दो बार लिखा, लिखा है ना, और बीच में आफ्टर प्रीपोजिशन लगा दिया। अब समझो साफ साफ लिख रखा है, ऐसे कर्ता को क्या मान लेंगे, सिंगुलर, तो कोई कंफ्यूज नहीं है। तो ऊपर वाला रूल था प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन ऐसे, इसमें क्या मानना है, ये सारे के सारे क्या हैं स्टूडेंट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। अगर ये हमें प्रश्न में दिए जाएं तो हम इनके साथ में कैसी वर्ब लगा देंगे, सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। जैसे देखो चर्चा करते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, वुमन आफ्टर वुमन ब्लैंक टू सी द न्यू ब्राइड। अभी बताया था ना शादी हो तो नई दुल्हन को देखने के लिए अड़ोस पड़ोस की सभी महिलाएं आ जाती हैं एक के बाद एक। तो अब यहां मान लीजिए जो वर्ब पूछी गई है, ये वर्ब कैसी आए, तो सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको पूरी अच्छी तरीके से आसानी से समझा दिया। दो शब्दों के बीच में एक प्रीपोजिशन है, लेकिन एक ही शब्द को दो बार रिपीट किया या दोहराया गया या पुनः लिखा गया तो सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा। यहाँ वर्ब आ जाएगी प्यारे विद्यार्थियों सिंगुलर। अगर मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ, एक देता हूँ कम और दूसरा देता हूँ कम्ज, तो बता दीजिए आपका आंसर क्या आ जाएगा। पता है सिंगुलर कौन है, जिसमें एस लग जाए, क्रिया में अगर एस लगे तो सिंगुलर, क्रिया में ई एस लगे तो सिंगुलर। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ क्या हो जाएगा आंसर। ये था हमारा नेक्स्ट रूल, प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ ही। अब देखिए, अब इसके बाद में एक नेक्स्ट रूल बताता हूं आपको, जैसे जिससे काफी बार क्वेश्चन आते हैं और बहुत बार कंफ्यूज भी होते हैं। कुछ अंग्रेजी के वर्ड ऐसे हैं जो सिंगुलर में भी उनकी स्पेलिंग वही रहती है और प्लूरल में भी उनकी स्पेलिंग वही रहती है, और पेपर में जब वो क्वेश्चन में आ जाते हैं एज ए सब्जेक्ट तो पता नहीं चल पाता कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को कहा जाता है, ये कलेक्टिव वर्ड होते हैं। ये सिंगुलर होते हैं तो इनको कलेक्टिव वर्ड कहा जाता है। जब ये प्लूरल हो जाते हैं तो इनको कहा जाता है नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। लेकिन आपको नाम से नहीं लेना है, कोई लेना देना नहीं है, तो नाम पे ना ध्यान दीजिए, मैं जो पॉइंट समझा रहा हूं वो देखिए। फिर भी जो स्टूडेंट अच्छा नॉलेज कलेक्ट करना चाह रहे हैं वो ध्यान दीजिए। रूल नंबर 4 है या 3 है, अगर तो यहां पे देखिए। अब हम नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। जैसे
मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आपका जो सब्जेक्ट है कर्ता है वो निम्न शब्दों में से हो, कर्ता निम्न शब्दों में से हो, तो इसमें दो क्वालिटी हैं, ये क्या हो सकता है सिंगुलर और ये क्या हो सकता है प्लूरल। अब समस्या यही है, ठीक है, बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार सुना भी होगा, लेकिन आज के बाद समस्या नहीं रहेगी। 5 या 7 मिनट जब तक मैं इस टॉपिक के बारे में बोलता हूं, जैसे बुगला अपने शिकार पे ताक में रहता है, वैसी मेरी हर एक शब्द को ध्यान से सुनिए, हर जो पॉइंट बोलता हूं उसको ध्यान से सुनिए। आज के बाद गलती नहीं होगी, बिना सुने ऐसा कोई जादू या जादूगर नहीं हूं कि आप गलती ना करें, ऐसी गारंटी नहीं दे सकता, सुनने के बाद नहीं होगी। सब्जेक्ट कौन है, एक ही रहेगी इनकी स्पेलिंग। यहां जो सब्जेक्ट आ रहा है, इस सब्जेक्ट की जगह वर्ड आते हैं दोस्तों कलेक्टिव वर्ड्स, कलेक्टिव वर्ड्स। जब ये कलेक्टिव वर्ड्स होते हैं तो इनकी क्वालिटी होती है सिंगुलर, ठीक है ना, सिंगुलर। अब जब ये सिंगुलर होते हैं तब भी इनकी स्पेलिंग वही रहेगी, जो ये प्लूरल होंगे तब इनकी स्पेलिंग क्या रहेगी, समान। यानी इन शब्दों की स्पेलिंग में फेरा बदल नहीं होता है, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कब सिंगुलर और कब प्लूरल। जैसे मैंने वर्ड लिख दिया, मान लीजिए COMMITTE कमेटी, जैसे मैंने वर्ड लिख दिया गवर्नमेंट, जैसे मैंने वर्ड लिख दिया जूरी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम कमेटी का जगह सिर्फ वापस क्या लिख देंगे, कमेटी प्लूरल है इसी रूप में, बिना स्पेलिंग चेंज हुए, ये सिंगुलर भी है और ये प्लूरल भी है। गवर्नमेंट जो शब्द है ये भी क्या है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। ऐसे ही जो जूरी वर्ड लिखा है ये भी क्या है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। अब देखिए स्पेलिंग चेंज नहीं हो रही है। जब ये जो शब्द, जैसे मैंने बोला गवर्नमेंट, कमेटी, जूरी, ये शब्द यदि सिंगुलर होते हैं ना तो इनको कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। तो देखो मैं ऊपर पॉइंट बता देता हूं, ध्यान से सुन रहे हो ना, हर एक पॉइंट, हर एक वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगर ये वर्ड जो हैं, ध्यान से सुना, ये वर्ड यदि सिंगुलर हैं, ये वर्ड्स यदि सिंगुलर हैं तो इनका नाम कलेक्टिव नाउन होगा। ये जानकारी है, एग्जाम में ऐसा पूछेगा नहीं, ठीक है ना। और यदि ये प्लूरल हैं तो इनका नाम, यदि ये वर्ड प्लूरल हैं तो इनका नाम नाउन ऑफ मल्टीट्यूड होगा। नाउन ऑफ क्या होगा, मल्टीट्यूड। देखिए स्पेलिंग सेम है, कमेटी, गवर्नमेंट, जूरी, ये सिंगुलर भी हैं और ये प्लूरल हैं। जब एक जैसा दिखने वाला शब्द है और ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, तब स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। और जहां तक मैं इनसे पर्सन की या क्वेश्चन की बात करूं एग्जाम में, तो आते रहते हैं, ठीक है, आते हैं, इजी भी हैं, हमारे पढ़े हुए भी होते हैं, सुने हुए भी होते हैं, फिर भी गलत हो जाते हैं। तो अब इनमें अंतर कैसे हो, तो पहले तो ये देखिए, यदि ये सिंगुलर का काम करते हैं तो इनको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। और यदि ये प्लूरल होते हैं तो इनको कहा जाता है नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, यानी नाम बदल जाता है, ठीक है। ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा और ऐसा कोई स्पष्ट भी करता होगा। जैसे देखिए कनक, कनक शब्द है, चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को च च च च शब्द सुना होगा आपने, लाल देह लाली लसे अड़ुदरु, ऐसे एक ही शब्द आता है। कनक, कनक का अर्थ दथुरा, कनक यानी सोना, एक ही शब्द आता है और उसके मीनिंग अर्थ निकलते हैं, अलग अलग निकलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये एक शब्द है, लेकिन ये सिंगुलर भी हैं और प्लूरल हैं, यानी कि स्पेलिंग चेंज नहीं होती है। तो जब ये सिंगुलर रहते हैं तो इनको कलेक्टिव नाउन नाम से जाना जाता है, और जब ये प्लूरल बन जाते हैं साथियों तो
तो इनको कहा जाता है नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। और ये बात कही जी.एच. वेलिंस ने बेटर इंग्लिश नाम से अपनी एक पुस्तक लिखी थी। अंग्रेजी का लेखक है, ग्रामर लिखने वाला, व्याकरण लिखने वाला। जैसे अपने यहां संस्कृत की व्याकरण या व्याकरणाचार्य पाणिनि को माना जाता है, वैसे ही इंग्लिश की व्याकरण लिखने वाला है, उसने ये बात कही। अब इसके बाद में देखिए, आपको पॉइंट ये पता चले कि अब ये गलत है कि सही है। तो देखिए यहां पे देखिए, जैसे एक व्यक्ति है जिसका नाम है नेसफील्ड, एक व्यक्ति है जिसका नाम है नेसफील्ड, और एक व्यक्ति है फाउलर। इसने किंग्स इंग्लिश नाम से लिखी है, इसने ग्रामर लिखी है द मॉडर्न यूसेज ऑफ ग्रामर के नाम से। पूरी दुनिया का पहला व्यक्ति नेसफील्ड, जैसे नेसफील्ड जिसने अंग्रेजी की ग्रामर लिखी। फिर से बोल रहा हूं, मैं नाम क्यों लिख रहा हूं, पूरी दुनिया का पहला व्यक्ति जिसने इंग्लिश की ग्रामर लिखी। ठीक है, यह कहता है ज्यूरी वर डिवाइडेड, ज्यूरी वर डिवाइडेड। देखिए एक बार स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है यहां, डिवाइडेड, ठीक है, ज्यूरी वर डिवाइडेड, वर आ गया, मतलब ये क्या है, प्लूरल। इसका मतलब नेसफील्ड इसको मानता है प्लूरल, ठीक है। और इधर फाउलर कहता है ज्यूरी, ज्यूरी में एक ही आर आएगा, ज्यूरी वॉज डिवाइडेड, ज्यूरी वॉज डिवाइडेड, मतलब फाउलर कहता है कि ये क्या है, सिंगुलर है। जब पूरी दुनिया के इतने महान लेखक हैं, वो एक पॉइंट पे एक सम्मत नहीं है, वो कह रहे हैं, एक कह रहा है सिंगुलर है, एक कह रहा है प्लूरल है, ऐसा होता रहता है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इससे दो पॉइंट मिले आपको कि पहला अंग्रेजी लिखने वाला यानी अंग्रेजी की ग्रामर लिखने वाला व्यक्ति कौन है। ये कहता है कि ये शब्द प्लूरल हैं और फाउलर कहता है कि ये शब्द सिंगुलर है। अब देखिए, बात सुनिए मेरी, जब सिंगुलर हैं तो कलेक्टिव नाउन है, जब प्लूरल हैं तो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है। मैंने कहा था इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए, आज के बाद गलती नहीं होगी। अभी जो मैन जो क्या जेनिथ का पॉइंट आता है वो भी नहीं आया है, ठीक है। अब यहां देखिए बात कि ये दोनों ने कह दिया, जैसे जो स्टूडेंट टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने मनोविज्ञान में पढ़ा होगा, मनोविज्ञान को कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा आत्मा का विज्ञान है, फिर कहा कि मनोविज्ञान ने आत्मा छोड़ दी, ये तो मन का विज्ञान है, फिर कहा मन भी छोड़ दिया, चेतन का विज्ञान है, और अब वर्तमान में कहते हैं कि ये न तो मन का विज्ञान है, न आत्मा का विज्ञान है, न व्यवहार का विज्ञान है, सॉरी चेतना का विज्ञान है, बल्कि वर्तमान में कहते हैं कि ये व्यवहार का विज्ञान है। कहते हैं ना, जो टीचर्स की तैयारी कर रहे होंगे उन स्टूडेंट्स को इस बात का पता होगा। तो मनोवैज्ञानिकों के वैज्ञानिकों के सर्च के आधार पे अपने अपने समय पर उनके क्या बदलते रहते हैं, विचार बदलते रहते हैं, मत बदलते रहते हैं, फिर जो सर्वसम्मत मत निकलता है उसको स्वीकार कर लेते हैं। हमें भी यहां वही करना है। जैसे कि हम बात करें कि सूर्य का जो प्रकाश है, हमारे यहाँ जो ट्यूबलाइट्स हैं, बल्ब हैं, टॉर्च हैं, आपके मोबाइल फोन में मोबाइल टॉर्च होगी, इनका जो प्रकाश है, इस प्रकाश को तरंग माने, ध्वनि माने या फिर इसको कण माने, तो इसके बारे में भी 16वीं शताब्दी में कुछ वैज्ञानिकों ने कहा नहीं साहब ये तो कण है, कुछ ने कह दिया ये तरंग है, ठीक है। फिर कुछ समय बाद में 18वीं सदी में आधुनिक वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा ये तरंग और कण दोनों ही है, ठीक है। तो ऐसे आविष्कार करते समय, तो यहां पे देखिए, ये कहता है प्लूरल है, ये कहता है सिंगुलर है। अब हमें क्या करना है, ये जो वर्ड हमने लिखे, देखिए ये सिंगुलर भी हैं, प्लूरल भी हैं। अब आपको सीखना यह है कि आपकी परीक्षा में आ जाए तो आप सिंगुलर क्रिया कब लगाएं और प्लूरल क्रिया कब लगाएं, वो मैं बताऊंगा। अब देखिए ध्यान से, क्या लगाना है, सिंगुलर को क्या कहते हैं, प्लूरल को क्या कहते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, मैं आपको एक छोटा सा रामबाण फार्मूला बताता हूं। या इसको कह दीजिए ब्रह्मास्त्र बता देता हूं, गलती नहीं होगी।
आपके प्रश्न में आपको कहीं इट्स, हिज या हर पजेजिव एडजेक्टिव हो तो सिंगुलर मानो, एक पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इजी, ब्रह्मास्त्र है, रामबाण है, कभी गलती नहीं होगी। आपके प्रश्न में देयर दिख जाए तो प्लूरल मानो, फिर से रिपीट करते हैं। देखो, अगर इट्स, हिज और हर दिख जाए प्रश्न में, ठीक है ना, तो क्या मानना है? सिंगुलर मान लेंगे तो क्रिया कैसी आ जाएगी? सिंगुलर। और अगर देयर दिख जाए तो क्रिया कैसी मान लेनी है? प्लूरल। और मान लो जिस वाक्य में ये दोनों ही नहीं हो और फिर कोई ज्ञानी आपसे पूछ ले कि सिंगुलर क्रिया आएगी कि प्लूरल, तो आपको आंसर देना है दोनों आएगी। आपको आंसर क्या देना है? दोनों। क्योंकि जब जिन्होंने पहली बार ग्रामर लिखी वो और उसके बाद में जिन्होंने बहुत सारे ग्रामर की बुक्स लिख दी, वो नहीं पता कर पाए कि सिंगुलर है कि प्लूरल। तो आज जो पेपर बना रहा है उसकी तो बिसात ही क्या है, वो तो बता ही नहीं सकता अगर ये नहीं है कि सिंगुलर है कि प्लूरल। ना कोई और ज्ञानी बता सकता, न मैं और ना दुनिया का कोई और व्यक्ति। अगर ये 2 पॉइंट दिखें तो सिंगुलर, अगर ये दिखें तो सिंगुलर, ये दिखें तो प्लूरल, और ये सेंटेंस में नहीं है, फिर पूछे सिंगुलर है या प्लूरल, तो दोनों है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। बात समझ में आ गई क्या? अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन लिख करके बता देता हूं, इस रामबाण फार्मूले से आप आंसर बिल्कुल करेक्ट लगाएंगे। और बात करें इस टॉपिक से क्वेश्चन की, तो हमारी 2nd ग्रेड के एग्जाम में भी आया हुआ है और भर्तियों में भी आया हुआ है। देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए जैसे मैंने लिख दिया, आपको एक क्वेश्चन दे दिया, आसानी से पहचान जाओगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। द कमेटी ब्लैंक नॉट unanimous in its opinion। एक पॉइंट, एक सेंटेंस है। अब मैं यहां पे आपको 2 ऑप्शन दे देता हूं प्यारे विद्यार्थियों, आर और इज। बाद में सोल्व करेंगे, पहले प्रश्न देख लीजिए और आप ही करोगे, मैं उत्तर बताऊंगा भी नहीं, और कर भी दोगे, ये भी कॉन्फिडेंस है। तो देखिए बोर्ड पे, जैसे द गवर्निंग बोर्ड खालिस्तान at its meeting to appoint a new lecturer। देखिए 2 सेंटेंस लिखे हैं, आप आसानी से बता दोगे इनमें मैंने जो कमेटी और बोर्ड वर्ड लिखे हैं ये सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं। यहां आपको क्रिया भरनी है। देखो अब यहां पे देखिए कमेटी वर्ड आ गया, दिख गया, अब कंफ्यूज ये सिंगुलर और प्लूरल है। तो देखिए क्या दिखा, वाक्य को पूरे को पढ़ने की। देखिए एक गलती आप कभी भी मत करो जब परीक्षा दो, पूरे वाक्य को मत पढ़ो, पूरे वाक्य की हिंदी ट्रांसलेशन समझने की या सीखने की जरूरत नहीं है। क्या दिखा आपको? इट्स। और अभी 1 मिनट पहले मैंने आपको क्या फार्मूला बता दिया, आपके प्रश्न में इट्स, हिज या हर दिख जाए तो सिंगुलर, फलस्वरूप क्रिया भी सिंगुलर, और अगर देर दिख जाए तो प्लूरल। तो देखिए यहाँ पे क्या दिखा, इट्स सिंगुलर आएगा, तो उत्तर बता दीजिए आर या इज। तो सबको पता है आर प्लूरल है, नहीं आएगा, इज क्या हो जाएगा आंसर। फिर दूसरे में चलिए, द गवर्निंग बोर्ड एट इट्स मीटिंग, ठीक है,
टू अपॉइंट ए न्यू लेक्चर। अब यहां दो ऑप्शन दे दूं मैं आपको, एक हैज डिसाइडेड और बी ऑप्शन दे दूं हैव डिसाइडेड। तो उत्तर बोलिए क्या आ जाएगा, उत्तर बोल दीजिए क्या आ जाएगा। तो देखिए यहां पे आंसर आपको क्या दिख गया वाक्य में, इट्स, यहां वर्ड क्या था, बोर्ड। कंप्लीट बात। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा इट्स होने पे सिंगुलर। तो हैव क्या है, प्लूरल, तो ये तो गलत, और ये क्या हो गया आपका सिंगुलर। चलो और प्रैक्टिस करवाते हैं आपकी, ताकि आपको ये रूल अच्छे से कंफर्म हो जाए। तो देखिए और प्रैक्टिस के लिए, जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दे दिया, द टीचर्स एसोसिएशन, द टीचर्स एसोसिएशन ए memorandum for fulfillment its their demands, फुल स्टॉप। अब देखो यहां पे द टीचर्स एसोसिएशन, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ना छोटा सा बच्चा, ये मतलब अनायास नहीं है, ये जानबूझ करके लगाया गया है, इसको कहते हैं एस जेनेटिव। कोई बात नहीं, भूल जाइए। वाक्य देखिए, द टीचर्स एसोसिएशन ए मेमोरेंडम, ये शब्द भी इंपॉर्टेंट है, फॉर फुलफिलमेंट देयर डिमांड्स। तो वाक्य में आपको क्या दिख गया प्यारे बच्चों, देयर, और देयर दिखते ही यहां आपसे क्रिया पूछ रहा है, तो एसोसिएशन वर्ड को बताइए क्या मान लोगे, प्लूरल या सिंगुलर। तो यहां पे मैंने बताया था आपको रूल, देयर दिखते ही क्या आ जाएगा, देयर का मतलब ही क्या है, प्लूरल। तो अब क्रिया भी कैसी आएगी, प्लूरल। तो जैसे मैं ऑप्शन दे दूं, देखिए यहां पे ऑप्शन दे दिया, जैसे हैज सबमिटेड या हैव सबमिटेड, तो उत्तर बता दीजिए क्या आ जाएगा, सबमिटेड। हैव या हैज, तो हैज तो सिंगुलर है, जबकि हमें चाहिए क्या, प्लूरल। तो आंसर आ जाएगा हमारा ये। क्लियर हो गया होगा रूल सबको। फिर देखिए और लिखते हैं, जैसे क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ब्लैंक on its own interest, देखना बोर्ड पे, एक पॉइंट, और दूसरा एक और लिखता हूं, द गवर्नमेंट इट ऑन देयर ओवन इंटरेस्ट। अब देखिए वाक्य मैंने दो लिखे हैं, सिर्फ एक शब्द का फर्क है, दोनों शब्दों में आप ध्यान दे लीजिए, लास्ट एग्जांपल है, आप आसानी से समझ सकते हैं। पहले में हमें दिख रहा है आपको इट्स दिख रहा है क्या, और दूसरे में इसमें दिख रहा है देयर, बाकी सारे वर्ड कॉमन हैं। जिसमें देयर दिख रहा है उसमें गवर्नमेंट क्या है, ध्यान से सुनिए, जिसमें देयर दिख रहा है उसमें गवर्नमेंट क्या है, प्लूरल। एक बार सारा रूल रिपीट कर देता हूं, जिसमें देयर दिख रहा है प्लूरल, जिसमें इट्स दिख रहा है उसमें गवर्नमेंट क्या है, सिंगुलर। देखिए दोनों की स्पेलिंग चेंज नहीं हुई है, ऊपर भी गवर्नमेंट है नीचे भी गवर्नमेंट है। जहां सिंगुलर बन रहा है वहां इसका नाम है
कलेक्टिव नाउन, और जहां ये प्लूरल बन रहा है वहां इसका नाम मैंने आपको बताया था नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। किसने कहा ये भी बताया था, लेकिन याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए, अगर आपको वाक्य में देयर दिया हुआ मिल जाए तो प्लूरल, और अगर ये इट्स मिल जाए तो क्या है, सिंगुलर। बस इन शब्दों की कहानी यही है कि अगर देयर है तो प्लूरल और इट्स है तो सिंगुलर, और बिना इसके, देयर बिना इट्स के अगर कोई ज्ञानी आपको पूछ ले तो आपको आंसर देना है दोनों है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। बाकी कोई भी ये नहीं कह सकता बिना इनके कि अब ये सिंगुलर है अब ये प्लूरल है, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए, अब यहां पे जैसे मान लीजिए क्रिया पूछ ली जाए, क्या आएगा, तो देखिए एक ऊपर वाले में जैसे क्या आ जाएगा, हैज डिसाइडेड, और नीचे वाले में क्या आ जाएगा, हैव डिसाइडेड। ये हो गए इनके उत्तर। जिनमें देयर है उनमें हैव डिसाइडेड, और जिनमें क्या है इट्स, उनमें क्या आ जाएगा, हैज डिसाइडेड। अब ये रूल किन पे लागू होगा, कौन से शब्दों पे, तो कुछ शब्द जैसे मैंने कमेटी, गवर्नमेंट, जूरी, ये आपको लिखा दिए, और मैं आपको लिखा देता हूं। जैसे ये जो रूल है वो इन शब्दों पे लग जाएगा, जैसे बोर्ड हुआ, एसोसिएशन हुआ, जैसे टीम हुआ, ठीक है, क्लास हुआ, फिर इसके अलावा जैसे बैच हुआ, ठीक है, फिर इसके अलावा जैसे कमेटी आपको वहां लिखाई दिया, कमेटी वर्ड है, फिर इसके अलावा जैसे वर्ड है मान लीजिए जूरी, इसके अलावा वर्ड है जैसे गवर्नमेंट, इसके अलावा वर्ड है जैसे पब्लिक। ये इन वर्ड्स पे ये रूल लागू होगा। यदि ये जिस वाक्य में दिए हुए हैं और आपसे क्रिया पूछ रहा है, ठीक है ना, कि इनके साथ सिंगुलर भी आ सकती है प्लूरल, तो यदि इनके साथ उस प्रश्न में, उस क्वेश्चन में इट्स है तो निश्चित तौर पे सिंगुलर, और अगर देयर है तो प्लूरल। और अगर ये दो वर्ड नहीं हो तो दुनिया के किसी ज्ञानी की ये बिशात नहीं है कि वो कह दे कि ये सिंगुलर है और प्लूरल है। जब नेस्फील्ड और फाउलर नहीं कह सकते तो हम जैसों की तो औकात ही क्या है। तो यहाँ पे देखिए, ये सिंगुलर है या प्लूरल, ये हमारे मन पे डिपेंड करता है। हमने अगर उसी वाक्य में इट्स का प्रयोग किया मतलब सिंगुलर है, और अगर हमने देयर का प्रयोग किया मतलब प्लूरल है। अब हमें तो एग्जाम में क्वेश्चन सही करना है, तो याद रखिए क्वेश्चन में इट्स दिख जाए मतलब ये सारे शब्द सिंगुलर, क्रिया सिंगुलर आ जाएगी, और अगर वहां देयर दिख जाए तो क्रिया कैसी आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी, और बिना इनके क्वेश्चन नहीं पूछेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। इसी से रिलेटेड आगे और जो इंपॉर्टेंट रूल बच गए आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, ठीक है, अभी 25% हुआ है, बाकी और बच गए, तो वो और करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के आप पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।